छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्री जीएस सामान्य अध्ययन से क्लास लेकर आए हैं तीसरी आधुनिक भारत एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। देखिए, और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। पहला प्रश्न आपके सामने है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अंत में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखो, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर और क्लाइव। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर और क्लाइव सही सुमेलित पूछ रहा है। देखिए, दूसरा दे रखा है बॉडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा दे रखा है जलियांवाला का युद्ध, डलहौजी और मराठी। और डी दे रखा है खेड़ा का युद्ध, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम और सुजादुद्दौला, मीर कासिम, सुजादुद्दौला व शाह आलम की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजी हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। जबकि इसमें दे रखा है मीर जाफर क्लाइव, तो ये सुमेलित नहीं है, इसका आंसर नहीं है। जलियांवाला युद्ध, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, युद्ध नहीं नरसंहार 1919 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जनरल डायर ने सभा के लिए इकट्ठी निर्दोष भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये भी असंगत है, ये भी सुमेलित नहीं है। खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में ताराबाई और शाहू के मध्य उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में ताराबाई और शाहू के मध्य उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। लेकिन ये लिखा है निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये भी सही है। ठीक है ना? तो हमारा कौन सा सही है? बॉडीवास का युद्ध। बॉडीवास का युद्ध 1760 में, 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसी के मध्य लड़ा गया था। विकल्प बी बिल्कुल सही सुमेलित है। समझ में आ गया सभी पॉइंट? देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए अब, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। विकल्प ए बिल्कुल सही है इसमें आंसर। ठीक है ना? देखिए, होली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करने भारत के पूर्वी समुद्री तट पर अपना प्रभुत्व विस्तृत किया और लूटपाट को बढ़ावा दिया। इसके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर अपना अधिकार कर लिया। तीसरा प्रश्न, देखिए इसमें है, तीसरे प्रश्न में देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये था डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह फ्रांस से ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक सेवा में भारत आया तथा 1731 ईस्वी में चंद्रनगर का गवर्नर बन गया।
भारतीय राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप करके इनको व्यापार, मुद्रा एवं अन्य लाभ मिलते थे। इन्हीं के मार्ग पर चलकर अंततः अंग्रेज भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तो ये कौन सा विकल्प बी बिल्कुल सही है, डुप्ले। अगला प्रश्न, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरे यूरोपीय शक्तियां फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए, पांडिचेरी पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में सिर्फ जो पहला कथन है वो सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो केवल ए विकल्प इसका एक बिल्कुल सही है, केवल एक। आंसर है हमारा पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में कथन एक सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन थे जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे एवं यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इनका मसालों, विशेषतः काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार था। इन्होंने हिंद महासागर में सामरिक महत्व की जगहों को अधिकार में ले लिया ताकि एशियाई तटवर्ती व्यापार के क्षेत्र पर अधिकार हो सके। और जो दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति डच थी। वर्ष 1971 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में पेरिस की संधि 1765 ईस्वी के अंतर्गत इसे वापस फ्रांसीसियों को वापस करना पड़ा। समझ में आ गया ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब 5वां प्रश्न देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? ए परिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और शीशा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। देखिए, 15वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज कपास, रेशम, सोरा और अफीम थे। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है इसका। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन वस्तुओं को बंगाल से खरीदकर यूरोप में बेचने के लिए वहां से निर्यात करने लगे। यहाँ से अधिकतर वस्तुओं का उपयोग अंग्रेज कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते थे, जहाँ इनका उपयोग कारखानों में होता था। इन कारखानों में बनी वस्तुओं को भारत में आयात कर इनकी बिक्री की जाती थी, जिससे अंग्रेज अधिक लाभ कमाते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में भारतीय पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। देखिए, कौन था इनमें से? तो ये था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। विकल्प डी इसका सही आंसर है।
भारतीय शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने तुर्की, फ्रांस, पेगो और ईरान के साथ संपर्क स्थापित करने एवं व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए वहाँ दूतावास की स्थापना की एवं अपने दूत वहाँ भेजे थे। यह एक कुशल प्रशासक एवं योग्य सेनापति था। इसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और सिक्का ढलाई तथा नाप तोल की नई पद्धति का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न देखिए, ये है 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी, टिप्सराह। तो ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में। विकल्प बी इसका सही आंसर है। 1765 ईस्वी में सिलहट की दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को छोड़कर एक सैनिक मार्ग के निर्माण की योजना बनाई। इसके परिणाम स्वरूप तीरथ सिंह एवं बर्मानिक के नेतृत्व में खासी आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1829 से 32 ईस्वी तक चला, जो असम एवं मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावित था। अंत में 1832 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तेतर सिंह को पकड़ा गया और विद्रोह को रोक दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। कथन ए शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण क्या था? इसका कारण दे रखा है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। व्याख्या कूट है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें ए सही है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यक्त किए, बिल्कुल सही है। किंतु जो कारण दे रखा आर गलत है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, ये गलत है। शाह आलम द्वितीय 1760 ईस्वी में मुगल शासक बना किंतु षड्यंत्रों के कारण दिल्ली से दूर रहा। वह 1765 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक अंग्रेजों की संरक्षण में रहा। 1771 ईस्वी में महारानी सिंधिया के संरक्षण में वह दिल्ली पहुंचा। 1803 ईस्वी में तक उसे मराठों का संरक्षण प्राप्त था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों की सेना के बीच हुआ था। यह सत्य नहीं है। कि शाह आलम द्वितीय उत्तर पश्चिम सीमांत से होने वाले आक्रमण के कारण लंबे समय तक दिल्ली से दूर रहा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। कौन सा कथन सही नहीं है ये कह रहा है? देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में जो कथन
ये है कि पुर्तगाली युद्ध ने गोवा पर कब्जा किया था 1499, ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में स्थापित की गई तथा दक्षिण पूर्वी तट पर उनकी बस्ती का नाम सेंट थॉमे था। भारत के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इसमें विकल्प ए इसका आंसर है, ये सही नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अवधि दे रखी है युद्ध, तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये देखना है। दिए गए युग्म में से कौन सा, देखो 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। दोनों सही है ये। और 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1775 से 1782। और ये दे रखा है इतना, ये गलत है ना, सम्मिलित नहीं है ये। और ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49, तो ये भी सन गलत दे रखा है। तो हमारे दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 2, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 3, पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये सही है। विकल्प 3 सही है, तो केवल बी 3 सही है, विकल्प इसका सही है। देखो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। इस पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। और कथन जो एक दे रखा है ये सही नहीं है, क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इसमें दे रखा है इब्राहिम लोदी, ये गलत है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे चलिए। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? बॉडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध। बी, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बॉडीवास का युद्ध, बक्सर युद्ध। सी, बॉडीवास युद्ध, पलासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। डी, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, बॉडीवास युद्ध, पलासी युद्ध। देखिए इसमें क्रम से है, 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम अंबर युद्ध,
के बाद हुआ था पलासी युद्ध, के बाद वाडिवासी युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। अंबर का युद्ध हुआ था 1749। 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध हुआ था। नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच सेनाओं के मध्य हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और फ्रांस सेना के मध्य हुआ था। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और फ्रांस सेना के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना और मीर कासिम के मध्य हुआ था। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने कोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। बिल्कुल सही है ये। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था। इस पर प्रारंभ से ही पुर्तगालियों का अधिकार था। इस पर पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपना अधिकार कर लिया तथा यह 1663 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। कोची में प्रथम पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा की कब्र भी बनी हुई है, जिसने भारत की खोज हेतु प्रथम सफल अभियान किया था। तो डी आंसर है इसका सही। अब देखिए प्रश्न 14। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलुरु, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत। तो ये मिली थी सूरत में। विकल्प डी इसका सही आंसर है। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली। इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। यह 1600 से 1773 ईस्वी के बीच भारत में ब्रिटिश व्यापार, व्यवसाय एवं राजनीति की प्रमुख संगठन थी। 1613 ईस्वी में कंपनी को मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो ये आए थे फ्रांसीसी। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। यूरोपियों में से फ्रांसीसी स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। भारत में स्वतंत्रता पूर्व 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों के व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा उत्तमासा अंतरद्वीप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत में पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। ब्रिटिश 1599 ईस्वी में मर्चेंट एंड वेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों के बाद डेनिस 1616 ईस्वी में भारत आई। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना